निशाना था बुर्ज खलीफा पर, बाल बाल बचा। ईरान हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। दर्जन भर देश उतरे ईरान के खिलाफ। इजराइल की आंखों में अंगारे। जैसे यूक्रेन के खिलाफ रूस को फंसाया, क्या वैसे ही ईरान के खिलाफ अमेरिका तो नहीं फंस गया? जंग चली तो कितने दिन टिक पाएगा ईरान? अरब के शेखों को लगता था कि अमेरिका की गुलामी में वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनका यह भ्रम अब हमेशा के लिए खाक में मिल चुका है। दुबई और अबू धाबी के आसमान में अब बारूद का धुआं है। दुनिया के नक्शे पर ऐसी जंग की शुरुआत हो गई जिसने सुपर पावर अमेरिका के गुरूर को सीधा चैलेंज किया है। यह कोई आम युद्ध नहीं है, ये सत्ता, वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर इस जंग की शुरुआत हुई कैसे, पहले हमला किसने किया, ईरान और अमेरिका की सैन्य ताकत में कितना अंतर है, ईरान में तख्ता पलट करना क्या वेनेजुएला जितना आसान है, और सबसे अहम बात कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद ईरान की गद्दी पर कौन बैठ सकता है। इस युद्ध की शुरुआत आज नहीं हुई, इसके तार इतिहास और निजी दुश्मनी से जुड़े हैं। कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। सुलेमानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई का करीबी और भरोसेमंद आदमी था। ईरान ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो इसका बदला लेगा। अब आते हैं साल 2024 पर। अमेरिका में चुनाव प्रचार जोरों पर था और ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में थॉमस मैथ्यू क्रूक्स नाम के शूटर ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद सितंबर में रियान नाम के एक और शख्स ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की। मारे लागो स्थित उनके आवास पर घुसपैठ हुई और एयरफोर्स वन के पास संदिग्ध वस्तुएं मिली। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। पूर्व अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड के हवाले से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया कि ट्रंप पर हुए इन हमलों के पीछे सीधे ईरान का हाथ था। ईरान ने अमेरिका के अंदर अपने प्रॉक्सी तैयार कर लिए। रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि ईरान के लगभग 7,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुस चुके हैं। इन घटनाओं ने अमेरिका को 1963 की याद दिला दी, जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 16 जनवरी को ईरान के सरकारी टीवी ने ट्रंप का फुटेज जारी करके खुली धमकी दी कि इस बार गोली चूकने वाली नहीं है। 21 जनवरी को ट्रंप के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रुकी। इजराइल के चैनल 12 के सूत्रों ने खुलासा किया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। जंग की शुरुआत यहीं से मानी गई। अमेरिका ने इजराइल को वेनेजुएला समझ लिया था। उसे लगा कि थोड़ी सी बमबारी से ईरान घुटने टेक देगा। इस ऑपरेशन का मकसद अगले 4 दिन तक ईरान पर लगातार बमबारी करना था। 28 फरवरी के पहले हमले में ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया। ईरानी खुफिया विभाग, रक्षा मंत्रालय, अयतुल्लाह खामनेई का दफ्तर, ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और पार्चिन के अहम सैन्य ठिकानों पर भयानक बम गिराए गए। अमेरिका का टारगेट था ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करना और तख्ता पलट करना, लेकिन अमेरिका की यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ईरान ने सीधे इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इजराइल के अंदर घुसकर तेल अवीव, रमत गान होलोन और रिशोन लेजियन के रिहायशी और सैन्य इलाकों को तबाह कर दिया। तेल अवीव के कैंप मोशे दयान सैन्य खुफिया केंद्र पर सीधे मिसाइलें गिरी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित आवास के पास धमाके हुए। उत्तरी इजराइल के हाइफा और दक्षिणी इजराइल के सरोका मेडिकल सेंटर के आसपास बेस धुआं धुआं हो गए। यरूशलेम के आकाश में मिसाइलों की बारिश ने इजराइल के आयरन डोम की सांसें अटका दी। ईरान यही नहीं रुका, उसने ऐलान किया कि जो भी देश अमेरिका की मदद करेगा वो मारा जाएगा। ईरान ने एक साथ मिडिल ईस्ट के 8 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर कहर बरपा दिया। कतर के अल उदैद एयरबेस, कुवैत के अल सलेम एयरबेस और यूएई के अल धफरा एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में तो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के अड्डे पर ईरान ने ऐसी बमबारी की कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और मिस्र में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। ईरान ने यूएई में बुर्ज खलीफा तक उड़ाने की धमकी दे दी। पाकिस्तान ने कभी सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था कि सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, लेकिन आज सऊदी पर मिसाइलें गिर रही थी तो कंगाल पाकिस्तान खामोश बैठा था, क्योंकि उसकी औकात ईरान से लड़ने वाली नहीं है।
है। उल्टा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ईरान पर हुए हमले की निंदा करने आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि अगर ईरान ने आंखें तरेरी तो शायद पाकिस्तान की हालत भी सऊदी अरब जैसा हो जाएगा। अब दोनों देशों की सैन्य ताकत को बहुत गहराई से समझते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025-26 के मुताबिक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है, वहीं ईरान इस लिस्ट में 16वें नंबर पर आता है। इन दोनों की तुलना एक महाशक्ति और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में लड़ाई को दर्शाती है। सबसे पहले मैन पावर की बात करते हैं। अमेरिका के पास करीब 14 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में नेशनल गार्ड और रिजर्व सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में फैले अपने सैन्य ठिकानों के जरिए कहीं भी युद्ध लड़ने में सक्षम है। ईरान के पास लगभग 5.5 लाख से 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इनमें उनकी नियमित सेना और कुलीन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों शामिल हैं। ईरान के पास बसीज नाम की एक बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भी है, जिसे युद्ध के समय तुरंत मोर्चे पर भेजा जाता है। वायुसेना और हवाई ताकत के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिकी वायुसेना के पास 13,000 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें F-35 और F-22 रैप्टर जैसे दुनिया के सबसे उन्नत 5th जनरेशन के स्टिल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। साथ ही B-2 बॉम्बर और B-21 जैसे भारी भरकम बॉम्बर और हजारों अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका की ताकत हैं। दूसरी तरफ ईरान की वायुसेना बहुत पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के पास करीब 500 से 600 के करीब एयरक्राफ्ट हैं। इनमें पुराने अमेरिकी F-14 टॉम कैट्स, रूसी MiG-29 और कुछ पुराने लड़ाकू विमान शामिल हैं। हालांकि ईरान ने अपने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन जैसे शाहिद 136 बनाकर अपनी हवाई कमजोरी को काफी हद तक दूर किया है। नौसेना की ताकत के मामले में दोनों देशों की रणनीतियां बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका एक ब्लू वाटर नेवी है जो दुनिया के किसी भी महासागर में अपना दबदबा बना सकता है। अमेरिका के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दर्जनों न्यूक्लियर पनडुब्बियां और विध्वंसक जहाज अमेरिकी नौसेना को अजेय बना देते हैं। ईरान की नौसेना एक ब्राउन वाटर नेवी है। इसे मुख्य रूप से अपनी तट रेखा यानी कि फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास सैकड़ों छोटी बेहद तेज और मिसाइलों से लैस स्पीड बोट्स और छोटी पनडुब्बियां हैं। ये सक्रिय समुद्री रास्तों में बड़े जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। थल सेना की बात करें तो अमेरिका के पास करीब 5,000 से ज्यादा आधुनिक टैंक हैं। इनमें M1 एम्ब्रॉज, हजारों बख्तरबंद गाड़ियां और हिमार्स जैसे अचूक रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। ईरान के पास 4,000 के करीब टैंक हैं। इनमें ज्यादातर पुराने सोवियत मॉडल या स्वदेशी रूप से अपग्रेड किए गए कर्रार टैंक हैं। लेकिन ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलों और छद्म युद्ध में है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और घातक बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार है। परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देशों के बीच कोई तुलना नहीं है। अमेरिका एक घोषित परमाणु महाशक्ति है। उसके पास लगभग 5200 से अधिक परमाणु हथियारों का जखीरा है। इन्हें मिसाइल पनडुब्बियों और बमवर्षक विमानों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में दागा जा सकता है। ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ईरान ने हाल के वर्षों में 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। फरवरी 2026 की हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स ने बड़ा खुलासा किया। ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद है कि कुछ ही हफ्तों में वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। रक्षा बजट के मामले में भी जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका का रक्षा बजट $850 बिलियन से अधिक का है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान का आधिकारिक रक्षा बजट मुश्किल से $10 बिलियन के आसपास है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। यह अमेरिका के बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा है। कुल मिलाकर अमेरिका के पास ग्लोबल रीच है, अत्याधुनिक तकनीक है और बेशुमार बजट है। वहीं ईरान के पास अमेरिका जैसी पारंपरिक सेना तो नहीं, लेकिन वो अपनी मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स, ड्रोन तकनीक, अपने भूगोल और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अमेरिका को उलझा सकता है। हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोही इसी प्रॉक्सी नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान का ऐलान तो कर दिया। अमेरिका अब सोच रहा है कि वो वेनेजुएला या इराक की तरह यहां भी आसानी से तख्ता पलट कर देगा, लेकिन यह सोचना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। ईरान में तख्ता पलट करना अमेरिका के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। इसके कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है ईरान का आकार और भूगोल।
ईरान का क्षेत्रफल फ्रांस से 3 गुना बड़ा है। वहां की ऊंची पहाड़ियां, गहरी घाटियां और खतरनाक रेगिस्तान किसी भी विदेशी सेना के लिए मौत का कुआं है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए अमेरिका को लाखों जमीनी सैनिक भेजने पड़े। ईरान की 9 करोड़ की आबादी को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को कम से कम 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और आज के समय में इतने सैनिकों को भेजना संभव है। दूसरा कारण है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। यह सिर्फ एक सेना भर नहीं है, एक पूरी व्यवस्था है। IRGC की जड़ें ईरान की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। सिर्फ हवाई हमलों से इमारतों को गिराया जा सकता है, लेकिन विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण है ईरान का मिसाइल भंडार। वेनेजुएला के पास अमेरिका को डराने के लिए कोई हथियार नहीं था, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो चंद मिनटों में इजराइल और अमेरिकी अड्डों को शमशान बना सकता है। चौथा और सबसे खतरनाक कारण है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान की नौसेना कभी भी इस जलमार्ग को बंद कर सकती है और ऐसा करके उसने दिखा भी दिया। अब जब ईरान ने ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल के लिए त्राहिमाम मच सकता है। इसलिए सिर्फ बमबारी करके खामनेई का तख्ता पलट करना नामुमकिन सपना है। अब जरा समझना जरूरी है कि अगर अयातुल्लाह अली खामनेई को सत्ता से हटा दिया जाता है तो ईरान की गद्दी पर कौन बैठेगा। ईरान में सत्ता के लिए कई दावेदार मौजूद हैं। पहला नाम मोहम्मद बाघेर गालिबाफ है। वो ईरान की संसद के स्पीकर रहे हैं और IRGC के पूर्व कमांडर हैं। दूसरा सबसे मजबूत नाम है मुज्तबा खामनेई का। वो खुद अयातुल्लाह खामनेई के बेटे हैं और पर्दे के पीछे बहुत ताकत रखते हैं। तीसरा नाम अली अस्कर हिजाजी का आता है, जो सुप्रीम लीडर के कार्यकाल के बेहद प्रभावशाली सदस्य हैं। इनके अलावा अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी जी रहे ईरान के पूर्व राजकुमार रजा पहलवी भी एक विकल्प हैं। अमेरिका चाहता है कि सत्ता रजा पहलवी जैसे किसी पश्चिमी समर्थक के हाथ में आए, लेकिन हकीकत यह है कि इन सभी नेताओं में से किसी के पास भी पूरे ईरान की जनता का स्पष्ट समर्थन नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस जैसे नेता ये मान चुके हैं कि बाहरी दखल से ईरान में भयंकर गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। इस महायुद्ध का भारत और दुनिया पर असर पड़ेगा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। यह युद्ध भारत के लिए बहुत बड़ी आर्थिक तबाही लेकर आएगा। दुनिया का 27% समुद्री तेल व्यापार होर्मुज स्ट्रेट से होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। हम अपनी जरूरतों का 88% तेल बाहर से खरीदते हैं। भारत के कच्चे तेल का 50% और LNG का 60% हिस्सा इसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। कतर ने 2024 में अकेले लगभग 10 मिलियन टन LNG भारत को दिया था। अगर जंग बढ़ती है और ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो तेल की कीमतें $90 से छलांग लगाकर $130 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। भारत सालाना 2 बिलियन बैरल तेल का आयात करता है। तेल की कीमत में $1 के इजाफे से भारत का खर्च $2 बिलियन बढ़ जाता है। सोचिए, अगर $130 का तेल हो गया तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू देंगे। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और रुपया डॉलर के सामने औंधे मुंह गिर जाएगा। इसके ऊपर से यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले और तेज कर देंगे। हूतियों ने साफ कहा है कि जब तक इजराइल गजा में युद्ध बंद नहीं करता वो हमले जारी रखेंगे। इससे हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों महंगा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी तबाही में एक देश ऐसा है जो जमकर मुनाफा कमाएगा। वो देश है अमेरिका। अमेरिका आज तेल के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। वो तेल का बहुत बड़ा निर्यातक भी है। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल भंडारों पर पहले ही अपना नियंत्रण कर लिया है। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो एशिया के देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तेल के लिए तड़पेंगे। यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी। अब अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां अपना तेल दोगुने दामों पर बेचेंगी। पूरी दुनिया की बर्बादी के बीच अमेरिका अपनी तिजोरियां भरेगा। निष्कर्ष यही है कि अब यह युद्ध किसी एक देश तक सीमित नहीं है। सोच कर देखिए कि ईरान के खिलाफ करीब 12 देश खड़े हो गए। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें अगर अमेरिका फंसा तो खून उसका भी बहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत भारत जैसे विकासशील देशों की आम जनता को चुकानी पड़ेगी।